क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कैराना की क्या है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी और अगर होगी तो हम उसका अलग तरीके से इलाज करेंगे। न सिर्फ किसान बल्कि आम जनता का भी जो हाल है, ऐसे में शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को कि वो खुद कहकर कि कोई विदेश ना जाए। आजकल सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा युवाओं में बना है, जो वो एक मिलॉर्ड ने कॉकरोच कह दिया युवाओं को। ये क्या सही था? और वो भी इतने जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों के द्वारा बिल्कुल भी उचित नहीं है। 27 का चुनाव करीब है, आपकी क्या तैयारी है? और पीडीए के लोग एक सूत्र में जैसे 2024 में जुड़े थे, हमें उम्मीद है उसी तरीके से 27 में भी सरकार को बनाने का काम। जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम पहले 3 रुपये बढ़ाए गए, फिर वो किस्तों में और बढ़ाया जा रहा है, 96 पैसे और 83 पैसे ऐसे करके। तो इसको आप किस तरह देखती हैं? और के बाद जो रवैया हमारा रहा ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। नफरत की राजनीति से देश को क्या नुकसान हो रहा है और आप इससे दूर रहें, नफरत की राजनीति से दूर रहने के लिए, देश के भाईचारे के लिए समाज को क्या संदेश? दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ कॉर्नर के ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बहुत मशहूर और सोशल मीडिया की स्टार और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। इकरा हसन ज़मीनी मुद्दों को अपने क्षेत्र के उठाती हैं और कल से ये चर्चा में इसलिए है कि सहारनपुर में कश्यप समाज के एक बेटे की हत्या को लेकर के उसकी पीड़ित माँ को लेकर डीआईजी के पास मिलने गई थी। उसके बाद एक विवाद खड़ा हुआ और उसमें 5 लोग अरेस्ट हुए। फिर ये धरने में बैठी उनको छुड़ाने के लिए और फिर देर रात तक पुलिस का और इनका विवाद हुआ। उसके बाद फिर अंततः इनकी जीत हुई और इन्होंने अपने लोगों को छुड़ा लिया। आप किस तरह से इसको पूरा मामला क्या? देखिए, वैसे तो आपने पूरा किस्सा बता ही दिया है, लेकिन जब भी हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो एक तानाशाही का रवैया इन लोगों ने इख्तियार कर लिया है। इंसानियत से, ज़मीन से ऊपर उठकर ना किसी की सुनवाई है, ना किसी के लिए कुछ करना है। तो इस तरीके के रवैये को अपना रखा है और सरकार उनको संरक्षण देती है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक बुज़ुर्ग माँ, एक जो इतनी परेशान, उसके जवान बच्चे को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और वो गुहार लगाने के लिए गई और बदल में उसी के लोगों को, उन्हीं के परिजनों को जेल में डाल दिया गया बेबुनियाद मुकदमेबाजी करके। तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये इस सरकार की कानून व्यवस्था, जिसके हमेशा पत्रकार भी हमसे पूछते रहते हैं कि भाजपा की कानून व्यवस्था बेहतर है, तो ये है वो कानून व्यवस्था जिसमें ना तो गरीब की सुनवाई है, ना मजलूम की सुनवाई है, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। तो ये कानून व्यवस्था है और ये राम राज्य का हाल है। आज आपकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई थी समाजवादी पार्टी के, उन्हीं ने इस मुद्दे पर आपसे क्या कहा और आगे क्या निर्देश दिया? कल जब से ये मुद्दा तूल पकड़ा तो लगातार हमारी बात होती रही और उनकी तरफ से हमें सपोर्ट रहा। और उन्होंने ही कहा था कि आप जैसे ही हमें ज़मानत के लिए आश्वासन दिया सिटी मजिस्ट्रेट ने, तभी उन्होंने कहा था कि आप सीधा यहाँ आइए और जो परिजन हैं उन्हें मिलवाइए और उनकी हर संभव मदद, चाहे वो न्यायपालिका के माध्यम से हो या अन्य किसी तरीके से हो, हर संभव मदद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और करी भी है। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कैराना की क्या है और उसके लिए आपने पार्लियामेंट से लेकर और यूपी गवर्नमेंट से क्या मांग रखी है, और मांग रखी है तो क्या वो पूरी हुई? जी नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं ज़्यादातर समस्याएं। हमारे यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले प्रश्न उठाया था, उसी का आज तक कोई हमें उत्तर नहीं मिला है या कोई सुधार नहीं हुआ है। रेलवे लाइन की, लखनऊ से भी मेरा क्षेत्र बहुत दूर पड़ता है और इलाहाबाद से, जहाँ हमारा हाई कोर्ट है, वहाँ से हमारा क्षेत्र लगभग 800-900 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ से एक भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है और अब तक भी उसका कोई, मैं कई बार उठा चुकी हूँ इस मुद्दे को, कई बार लिख चुके हैं हम मंत्री जी को, लेकिन ये कह के हमें रोक दिया जाता है कि ये जो रूट बनेगा इसमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए तो आज की सरकार वैसे तो सारी चीज़ें बेच रही है और मुनाफा कमा रही है, लेकिन जिस सरकार को, जिस संविधान में समाजवादी शब्द का उपयोग हुआ हो, वहाँ की सरकार अगर सिर्फ मुनाफे के लिए सोचे
तो ये शर्म की बात है। तो रेलवे का हमारा मुद्दा था, डिग्री कॉलेज का हमने मुद्दा उठाया था, साथ ही हाईवे का एक जो हमारे यहाँ 3 हाईवे हैं जो जा रहे हैं पहले से, लेकिन इंटरनल जो एक स्टेट हाईवे लिंक हाईवे हमें चाहिए, जिससे वहाँ के ग्रामीणों को जो अपनी ज़मीन दे रहे हैं उन्हें कुछ लाभ हो सके, वो अब तक नहीं मिल पाया है। तो इस तरह की तमाम हमारी क्षेत्र की समस्या है, और लेकिन समाधान अभी एक भी नहीं हो पाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, और अगर होगी तो हम उसका अलग तरीके से इलाज करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सड़कों पर नमाज होती भी नहीं है, नमाज मस्जिद में होती है, और शायद सिर्फ एक दिन की ईद की नमाज में पर्याप्त जगह ना होने की वजह से कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, और अब तो वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं बस मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि वो कोई नया मुद्दा, बेहतर मुद्दा पकड़ें, जैसे कि हमारे प्रदेश के विकास का मुद्दा। यहाँ की बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, लोग हाहाकार मचा रहे, गर्मी है। पुरानी बातों को, काट की हांडी को बार बार ना चढ़ाएं, और जो काम की बात है उस पर ध्यान दें। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए हैं, और वहाँ इटली के प्रधानमंत्री मिलोनी के साथ मिलोडी डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, और उन्हीं ने उनको गिफ्ट दिया है यहाँ की पार्ले जी की टॉफ़ी मिलोडी। इस पर आपका क्या कहना है? काश वो हमारे किसानों के लिए भी कुछ बेहतर गिफ्ट ले आए वहाँ से। यूएन ना सिर्फ किसान बल्कि आम जनता का भी जो हाल है, ऐसे में शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को कि वो खुद कहकर कि कोई विदेश ना जाए, कोई गाड़ी के काफिले कम करें, और तमाम नसीहत जो हमें देकर गए हैं उसके विपरीत उनके आचरण को देखकर बस कुछ कहने का मन नहीं करता, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा है। आप सबसे युवा सांसद हैं सदन में, और आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरा यही मैसेज है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो राजनीति से दूर थोड़ा रहते हैं, एपॉलिटिकल होने का काफ़ी दावा रखते हैं, लेकिन मेरा उन सबको यही कहना है, आग्रह है उन सबसे कि हर चीज़ हमारे देश में जो भी बीत रही है वो राजनीति से जुड़ी है। चाहे आपके कपड़े हों, आपकी हर चीज़ हो, खाना पीना पसंद, टैक्स, सब कुछ राजनीति और राजनीति से निकल कर आए जो कानून है उनसे जुड़ा हुआ है। तो राजनीति में दिलचस्पी रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, अगर हमारे देश को एक बेहतर डायरेक्शन में जाना है तो। आजकल सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा युवाओं में बना है, जो वो एक मिलॉर्ड ने कॉकरोच कह दिया युवाओं को। ये क्या सही था? और उसको लेकर के सोशल मीडिया पे एक पेज बनाए जिसमें लाखों फॉलोअर्स उससे जुड़ रहे हैं लगातार। तो क्या युवाओं में कोई नई चेतना जाग रही है इनके इस बयान से? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी को भी, हम सब इस देश के वासी हैं और हम सभी देश के लिए कुछ ना कुछ सोच रखते हैं, बेहतर की ही सोच रखते हैं। तो इस तरीके से टिप्पणी करना लोगों के लिए मेरे हिसाब से उचित नहीं है, और वो भी इतने ज़िम्मेदार पद पर बैठे लोगों के द्वारा बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जो जिस तरीके से उसका जवाब हम लोगों ने दिया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उसी में हमें रिबेलियन देखने को मिलता है। तो ये एक बेहतर जवाब देने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। 27 का चुनाव करीब है, आपकी क्या तैयारी है और आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? हमारी तैयारी यही है कि जिस तरीके से चुनाव को लूटने की कोशिश की जा रही है बार बार, तो हमें बूथ लेवल पर अपनी मजबूती दिखानी है, बूथ लेवल पर अपनी पकड़ को मजबूत रखते हुए और बूथ को ही आगे लेकर चलना है, और तभी हम ये चुनाव जीत पाएंगे। और पीडीए का नारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और पीडीए के लोग एक सूत्र में जैसे 2024 में जुड़े थे, हमें उम्मीद है उसी तरीके से 27 में भी सरकार को बनाने का काम करेंगे। बंगाल चुनाव से पहले अचानक एक बिल लाया गया संसद में, और उसको लेकर के संशोधित बिल लाया गया, और महिला आरक्षण का एक विवाद खड़ा किया गया, और उसको लेकर के सब सांसदों के यहाँ, विरोधी दल के सभी सांसदों के यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं, और क्या इसकी जो बिल पहले पास हो चुका है उसमें और इस बिल में क्या फ़र्क था? ये जनता बेसिक समझना चाहती, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि ये महिला बिल था जिसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। नहीं, देखिए, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023 में वो बिल लाया गया, और सर्वसहमति से वो बिल विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने पास कराया। वो बिल आज भी एज इट इज़ स्टैंडिंग है,
और उसको नोटिफाई इन्होंने 2026 में किया है। जो 2026 अभी 16-17 अप्रैल को जो सेशन बुलाया गया, उसमें ये अमेंडमेंट लेकर आए थे, बिल नहीं। बिल जो का तो अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है, कायम है। वो अमेंडमेंट लेकर आए थे जिसमें ये इस बिल को डिलिमिटेशन से जोड़ने की इनकी कोशिश थी, और इनके इस मंसूबे को हमने फ़ेल किया है। वो अमेंडमेंट फ़ेल हुई है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज भी कायम है। और हमारी सत्ता पक्ष से मांग है कि सीट बढ़ाने की वेट क्यों कर रहे हैं। जितनी सीट है इतने में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बनती है, और महिलाओं को उनकी उचित हिस्सेदारी 33% आरक्षण 543 सीटों में देने का काम करें। ये पीडीए का नारा है आपकी इस पार्टी का, और पीडीए समाज को कैसे आप जोड़ रही हैं? जिस तरीके से उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारी कोशिश यही है कि आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे एक बुकलेट लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से दिखाया है कि किस तरीके से जो पीडीए के आरक्षण है उसको लूटा गया है। जहाँ पर 27% आरक्षण होना चाहिए, वहाँ केवल भर्तियों में वहाँ केवल 3% आरक्षण दिया गया है जातियों को। तो एक पूरी सूची तैयार की गई है सबको जागरूक करने के लिए कि किस तरीके से भर्तियों में पीडीए के आरक्षण को भाजपा सरकार द्वारा लूटा जा रहा है, और यही जागरूकता हमें लोगों में फैलानी है। और हमारा जो पीडीए परिवार है वो 24 में जुड़ा था, और दिन प्रतिदिन उसे मजबूती मिल रही है, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा उठाने का और उनके बीच में रहकर लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे पीडीए परिवार ने हमें 24 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में बनाकर भेजा था, इसी तरीके से 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम पहले 3 रुपये बढ़ाए गए, फिर वो किस्तों में और बढ़ाया जा रहा है 96 पैसे और 83 पैसे ऐसे करके, तो इसको आप किस तरह देखती हैं? और देखिए, बहुत बड़ा ये तो एक डिबेट में हम चले जाएंगे कि फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है सब कुछ उससे भी जुड़ा हुआ है, और ये हमारी जो सरकार है उसकी नाकामी है कि वो उन्होंने जिस तरीके से यूएस के साथ ट्रेड डील करी है, घुटनों पर आकर, बिल्कुल उनके फरमानों को मानकर, तो वहीं से हमें नुकसान होना शुरू हुआ। और उसके बाद जो रवैया हमारा रहा ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो ये हमारी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। और आज जो इनकी हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत फैलाने वाली राजनीति है, उसी को इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में भी उतारना चाहा, जिसका खामियाजा आज इस देश का हर नागरिक भुगत रहा है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ था, तो जो खामियाजा हमारे देश के लोगों को भुगतना पड़ा वो सिर्फ इस नफ़रत की वजह से ही कि हमने अपने ऐसे पुराने साथी को, जिन्होंने हमारा ऐसे वक्त में साथ दिया, हम उनके जब सबसे बड़े लीडर की डेथ हुई, हम 2 शब्द भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह पाए, तो हमने अपने उन पुराने रिश्तों को ख़त्म किया ऐसे रिश्ते बनाने के लिए जहाँ हमें ही ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि आप कहाँ से तेल ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते, महंगा दिया जाएगा तो महंगा लेना पड़ेगा, आपको कोई राइट नहीं है कि आप सस्ता भी कहीं से ख़रीद सकते हैं। तो ये सरासर इस सरकार की नाकामी है, और इस सरकार ने घुटने टेक दिए हैं बाहर के लोगों के सामने, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी जो काली करतूतें हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो बाहर बैठे हुए गॉड फादर हैं उनके हाथ में है। तो उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, और हमारी यही मांग है कि सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी में सुधार लाए और देश के हित के लिए कुछ करके दिखाए। बस आखिरी सवाल कि नफ़रत की राजनीति से देश को क्या नुकसान हो रहा है, और आप इससे दूर रहें, नफ़रत की राजनीति से दूर रहने के लिए देश के भाईचारे के लिए समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हमारे देश की खूबसूरती है यहाँ की जो गंगा यमुनी तहज़ीब है, और उसी को ज़िंदा रखने में हम सबकी बेहतराई है। और जब एक एक आदमी, अगर हम एक तबके को हटा देंगे, उनको बिल्कुल उस कागार पे लाके खड़ा कर देंगे कि वो कुछ भी अपने लिए करने लायक ना बचे, तो उससे हमारा देश भी पिछड़ेगा। हमारा देश सिर्फ तभी आगे बढ़ सकता है जब हम हर वर्ग को, हर तबके को आगे लेकर चलें, आगे बढ़ाएं। तो यही हमारी कोशिश है कि सभी लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहें और देश की तरक्की के लिए जितना भी खुद से हो सके वो काम करें। ये थी सांसद इकरा हसन जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी खास प्रोग्राम शख्सियत में। आपने